जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय आंदोलन की एक होड़ लगी हुई है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपने सीजेपी का आंदोलन देखा, सोशल मीडिया पर उसके फॉलोवर बढ़े। उसी प्रकार एक चर्चित सोशल मीडिया आ गया है, रिजर्वेशन खत्म कर दो, यानी कि आरक्षण को खत्म करो। उस पर भी इंस्टाग्राम बन गए हैं। तो ये सब चीज़ें नई नई हमें दिखाई देती हैं, इसीलिए आज हमारे साथ डॉक्टर जे.के. गौतम जी हैं। तो आज इसी चीज़ पर आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि देश में क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, इस जैसे ये सीजेपी पार्टी आई है, अब रिजर्वेशन खत्म करो, एक और इसमें आ गया है कि आरक्षण को बचाओ, आरक्षण को खत्म करो, जातियों को खत्म करो, इस तरीके की चीजें चल रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बहुत साधुवाद है जज साहब का, बड़ा धन्यवाद है जज साहब का, जो सीजीआई हमारे एक जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गठन कराया और इस देश में कांग्रेस पार्टी बनाई, उस कांग्रेस पार्टी से एक रिजल्ट ये निकल के आया कि जो एक युवा था, एक धर्म के पीछे अंधा था, अपने मुद्दे भूल गया था, संविधान को भूल गया था, तो इस जज साहब ने सीजीपी के द्वारा ये सारे मुद्दे जो है ना एक जगह दिया, एक युवा को जगह दिया कि इस देश में, देश ही नहीं दुनिया में, अगर कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, अपना अधिकार लेना है, तो संविधान और शिक्षा ये दो बहुत बड़ा हथियार हैं। और इससे उनकी विजय भी प्राप्त हुई है। बड़ा अच्छा मैसेज गया। अब जो आपका दूसरा जो आरक्षण वाला जो है रिजर्वेशन है, तो मैं अपील करता हूँ, ये सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री से अपील कराएं, देश के राष्ट्रपति से अपील कराएं और जज साहब से अपील कराएं कि रिजर्वेशन इस देश में एक कोड़ है, एक बहुत बड़ी बुराई है, एक अभिशाप है संविधान पे, इस देश पे। इसको खत्म करा जाए और जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो एक बीमार लोग हैं, वो गुलाम लोग हैं, वो देश में एक नाशूर की तरह हैं। तो वो कहें इस बात को, अगर वो इस बात को कहते हैं तो मैं बड़ा धन्यवाद कहूँगा उनका, बड़ा कृतज्ञ रहूँगा कि जो समाज रिजर्वेशन ले रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन की प्रक्रिया क्या है, रिजर्वेशन कैसे मिलता है, किसको मिलता है, कौन ले रहा है, सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो ये होनी चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस पर एक बड़ी बहस का विषय है। ये मैसेज हर घर में जाना चाहिए कि इस देश में रिजर्वेशन की पॉलिसी कब बनी, कैसे बनी, कौन महापुरुष थे जिन्होंने बनाया और क्यों दे रहे हैं रिजर्वेशन, क्या जरूरत है रिजर्वेशन की, और ऐसा कौन सा वर्ग है जो सब कुछ लेने के बावजूद भी, सारे संसाधन पर कब्जा करने के बावजूद भी वो रिजर्वेशन चिल्ला रहा है। वो कह रहा है कि रिजर्वेशन के लिए एक खिलाफ आंदोलन करो। इस पे एक राष्ट्र बहस की बहुत बड़ी जरूरत है और ये जाना चाहिए, ये मुद्दा है, आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि किसके पास में कितना रिजर्वेशन है। क्या है ये, पहले तो आप ये बताइए कि रिजर्वेशन क्या है, वो ये क्यों मिलता है, किसका कारण क्या है? देखिए, रिजर्वेशन भारत में ही है ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। अमेरिका में भी था। अमेरिका में जब काला और गोरों का मतभेद था, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, पूरी दुनिया में एक जो काले लोग थे उनको एज ए जानवर से भी एक बुरी कंडीशन में रखते थे। पैरों में जंजीर बांधना बोली लगती थी, शरेआम बेचा जाता था। एक जानवर दूसरे जानवर की तरह उसको बेच रहे हैं। गुलाम खेतों में बैलों, मतलब बैल की जगह उन्हें गुलामों को लगाया जाता। लेकिन जब अमेरिका में एक लोकतंत्र डेमोक्रेसी की स्थापना हुई तो उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लाए। उन्होंने कहा पहले जो भेदभाव है ना गोरे कालों का, इसको खत्म करो। अगर आपने इसको खत्म कर दिया तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, वो पहले तो वो खत्म किया भेदभाव जो कालो गोरों का, फिर उनको सेम प्रक्रिया में लेके आए, बराबर अधिकार दिए, सेम बराबर अधिकार। जो अधिकार गोरों के थे वही कालों को दिया, तो वहां पर कोई विवाद ही नहीं है।
उन्होंने बहुत आसान, प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी बना के दिखाया। तमाम जगह वो कोई भी प्रक्रिया खत्म कर दी उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने भेद खत्म किया। लेकिन अगर इस भारत में देखा जाए, संविधान लागू है, देश को 75 साल आजादी के हो गए हैं, आज भी जाति व्यवस्था जो है वो टूटी नहीं है, वो बनी हुई है। और आजादी से पहले जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनी वो केवल इसलिए बनी थी कि सामाजिक जो है ना, ये ताना बाना जो है, जो ये सामाजिक समरसता की बनाने के लिए, और जिस समाज को आप इंसान भी नहीं मानते, आपने मार्शल लॉ लगा दिए, कहीं पे केरल में लगा दिया कि जो महिलाएं हैं, आदिवासी SC ST की महिलाएं कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहनेंगी, अगर पहनेंगी तो उनको स्तन टैक्स देना पड़ेगा। अब ये बड़ा सुनने में अजीब लगता है, नहीं है, बहुत अजीब है, लेकिन वो SC ST समाज ने, दलित समाज ने उसको झेला है। ये पुरुषों के साथ था, लेकिन पुरुषों सर पे पगड़ी नहीं बांध सकता था, उसको झुका करने पड़े। तो ये मार्शल लॉ थे, महाराष्ट्र मार्शल लॉ थे, तमाम देश में मार्शल लॉ, बहुत जगह मार्शल लॉ लगाए। तो जो समाज सुधारक आए, उन्होंने देखा कि इससे जो इसमें मानवता की बहुत बड़ी हत्या हो रही है, तो हमें इनको एक दायरे में लाने के लिए एक पॉलिसी लानी है ताकि इनको शिक्षा में आए, शिक्षा के दम पे इनको रोजगार मिले, और ये रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर इनको इतना जितनी इनकी भागीदारी है, क्योंकि उसके हिसाब से इनको देना चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति है, अगर देखा जाए, रिजर्वेशन को देखा जाए, तो क्या जिसकी जितनी हिस्सेदारी, क्या उसकी भागीदारी है, क्या उसको पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, अगर हम तमाम मुद्दों की बात करें देश में, लेकिन बहस होनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए जो ले रहे हैं, और उनको भी पता होने जो नहीं ले रहे हैं और बदनाम है। 75% 85% आबादी के होने के बावजूद भी आज भी उनको रिजर्वेशन के नाम पे उनके साथ में जो बदतमीजी होती है, उनके साथ में शोषण होता है, जातीय भेदभाव होता है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि तुम्हें कितना मिल रहा है, और तुम्हारे हिस्से की जो रोटी है, तुम्हारे हिस्से की जो सारी संसाधन है, वो लोग किसने कब्जा कर रखा है? डॉक्टर साहब, एक चीज है, एक आंकड़ा है मेरे पास, SC का पूरे देश के अंदर 15% आरक्षण है, और ST का है 7.5%, और OBC का है 27%। और जब एक तरफ ये देखते हैं, और दूसरी तरफ हम जब जनरल को देखते हैं, जनरल के पास EWS के आधार पर 10% उनका आरक्षण है, और जनरल में अलग से 50% से जो ऊपर का हिस्सा है, 50% वो भी जनरल के पास है, यानी कि 60% हो गया, और 100% उनका मंदिर में हिस्सा है, आरक्षण पूरा, यानी कि 160% तो जनरल ले रहा है, और बाकी ये सब छोटे मोटे, इसका विरोध होता नहीं है। नहीं, अभी मैं आपको इसको डिफाइन करके बताता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में, किस उसमें कितना रिजर्वेशन ये लोग बैठे लेके। अगर हम पूरे देश की बात करें, संसाधन की बात करें, तो हम EWS से बात नहीं करते, हम बात करते हैं पॉलिसी पे, बात करते हैं पूरे उस पे। अगर हम न्यायालय की बात करें, जो देश में एक सर्वोच्च, एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय में बात करें तो एक कॉलेज सिस्टम है, होना भी चाहिए कि उसमें हर समाज का जज बने, हर जाति का जज बने, हर धर्म का जज बने। लेकिन कॉलेज सिस्टम में आपने एक ही परिवार के लोगों को रख दिया, और वो कौन परिवार है? केवल उसमें ब्राह्मण लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, और 99% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट के जो जज है ना, जो इस देश में तय करते हैं कि किसको फांसी होगी, कौन आजाद होगा, किसको बेल देनी है, किसको नहीं देनी है, उसमें 99% जो है अपर कास्ट बैठा हुआ है। तो अब न्यायपालिका में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन कौन लेके बैठा है? ये जो केवल 15% है, जनरल वाला 99 लेके बैठा है। अगर हम शिक्षा की बात करें इस देश में, उसके बाद शिक्षा है, शिक्षा में देखें, अब तमाम जो VC है, वाइस चांसलर है, प्रिंसिपल है कॉलेजों में, और जो डीन है, अगर देखा जाए तो 98% जो है सारे अपर कास्ट बैठे हुए हैं। लेकिन 15% का जो आबादी है
वो 99%, 98% जो शिक्षा पे कब्जा कर रखा है, शिक्षा पे वो बैठा हुआ है, वीसी सारे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या, ये ओबीसी SC ST काबिल नहीं है? आपने सब कुछ शिक्षा भी उनको दे दिया, आपने वो दे दिया उनको, न्यायालय दे दिया। और अगर मीडिया की बात करें, मीडिया में तो आप ढूंढो से नहीं मिलेगा। मीडिया में केवल 2% SC ST OBC होगा, 2% मात्र, वरना 98% जो है सारा अपर कास्ट बैठा हुआ है, जो तुम्हारी बात नहीं करता, तुम्हारे न्याय की बात नहीं करता, कभी तुम्हारे अधिकार की बात नहीं करेगा, वो जब भी करेगा वो अपने लोगों की बात करेगा। तो अब ये तो सारा लेके बैठा है, 15% उसमें लेके बैठा है, उसमें कहीं ये जो 85% नहीं आता उसके दायरे में, SC ST OBC नहीं आता। उसके बाद में आप जो प्रशासनिक सेवा है, प्रशासनिक सेवा में अगर हम IAS IPS और IFS जो है, अगर उनको देखा है भारत में, तो कम से कम 80% जो है इन्हीं लोगों का कब्जा है, 80%। और अगर विधायिका में देखो, अगर विधायिका में देखो, कार्यपालिका है, विधायिका, और जो विधायिका है, विधायिका में आप देखो कि तमाम जो MLA MLC है, मंत्री है, मिनिस्टर है, यानी राष्ट्रपति से लेके MLA तक, MLC तक, उसका जो सचिव होता है, जो सेक्रेटरी होता है, उसकी आप जाति से ढूंढ लोगे उसमें, वो आपको SC ST OBC मिलेगा ही नहीं। अच्छा, 70 से 80% जो है वही बैठा हुआ है, बल्कि आंकड़ा और ज्यादा है, आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे सचिव वहां पर, जो देश का जो ताना बाना स्टार्ट। और आप उसके बाद में आप जो ब्यूरोक्रेसी में देख लो, व्यापार में देखो ना, ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठे हुए, 99% बैठा हुआ ब्यूरोक्रेसी में, यही बात। अब जब 99% ब्यूरोक्रेसी में ये है, तो फिर जो 85% जो है ये क्या करता है? ये तो कहीं आता ही नहीं है, संविधान के दायरे में नहीं आ रहा। उसके बाद में आप, और वंशवाद है उसके अंदर। अब सबसे बड़ा ठेकेदारी आप पूरे भारत में देखो, जिस तरीके से इन्होंने प्राइवेटीकरण किया है, या पहले से अब देखो, जब से देश आजाद हुआ, अगर हम देखें, सरकार तो कुछ बनाती नहीं है, सरकार तो सब ठेके पे दे देती है, नहीं, सारी योजनाएं ठेकेदारों को देती है। अगर देखा जाए इस देश में तमाम डैम, ब्रिज, जो नहर, जो जितनी योजनाएं आती है, जितने शहर जो बनते हैं, तमाम जो चीजें हैं, डेवलपमेंट हुआ है, आप उनकी सूची निकालिए कि वो कौन ठेकेदार है, और उनमें हिस्सेदारी OBC SC ST किया है क्या? जो 85% इस देश में रह रहा है, क्या उसकी हिस्सेदारी है? आपको मुश्किल से, मतलब 95% जो ठेकेदार जो मिलेंगे ना ठेकेदारी प्रथा में, ये अपर कास्ट के मिलेंगे, जनरल वाले मिलेंगे। कहाँ है ये? उसके बाद में आप, अच्छा, खेल आरक्षण दे, आप क्रिकेट को ले लो, फुटबॉल को ले लो, टेनिस को ले लो, भारत में या किसी, आप देखो 70 के दशक में, 80 के दशक, 60 के दशक, केवल स्पोर्ट पे कलकत्ता और बैंगलोर का कब्जा, यहीं से लोग क्रिकेटर आते थे, और एक ही समुदाय के आते थे, ब्राह्मण समुदाय का। और आज की जो स्थिति देखो क्रिकेट की, आज की है, मैं कह रहा हूं, आज भी टीम में जो है ना, प्रतिभा के हिसाब से नहीं आता है, प्रतिभा के हिसाब से नहीं है, उसकी जाति, क्षेत्रवाद, जातिवाद देखेंगे। और अगर अभी की जो क्रिकेट देखा जाए, अभी की जो इंडियन टीम है या जो भी स्पोर्ट में है, आपको 70% वही मिलेंगे, कहीं एक यादव होगा, एक कहीं SC होगा, ठीक है। बाकी जो 15 की टीम होगी, 15 में 11 वही मिलेंगे, 10 वही मिलेंगे। हाँ है, आपको लगता है कहीं ना कहीं जातिवाद है? जातिवाद मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो पूरा डिटेल बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि किस जगह आप। उसके बाद में, अच्छा, फिल्म उद्योग में देखिए, हाँ, आपको लगता है मैं भी यहाँ, हम बैठे हुए, हाँ, फिल्म उद्योग में देखिए, तमाम डायरेक्टर देखिए, प्रोड्यूसर देखिए, कौन लोग हैं? नहीं है। और फिल्म में जो हीरो होता है ना, उसका जो किरदार है, आप उसमें तो सब किरदार देखिए। क्या आपने किसी हीरो का नाम कभी कोई SC पे देखा है?
कभी नहीं देखा होगा। हीरो जो होगा वो शर्मा जी होंगे, नहीं है, ठाकुर जी होंगे, वर्मा जी होंगे, नहीं है, राजपूत होंगे, और विलेन भी जो होगा ना टॉप क्लास का जिसकी एंट्री होगी, वो भी ये सब होंगे। और डाकू किसको दिखाएंगे? डाकू दिखाएंगे किसी यादव, किसी गुज्जर को डाकू दिखा दिया, किसी यादव को दिखा दिया, किसी एससी को दिखा दिया। यानी फिल्म लाइन में भी टॉप क्लास का मतभेद है। वहां भी 85% का नहीं है, सब कुछ जो है वो ये 15% पे ही है। तो जहां जहां मुख्य किरदार हैं वो सब जातिवादी, सब जाति। मैं बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप उठा लो डाटा जब से देश आजाद हुआ है फिल्मी लाइन का और आज तक का, ठीक है। अब आप ये सारा हो गया, तमाम जो बैठे हुए हैं। अब आगे धर्म पे, धार्मिक आरक्षण जो है, इस पर खुलकर बहस होनी चाहिए। जब आपने इतनी बड़ी आबादी को SC ST OBC जो है आपने उसको 85% हिंदू बना रखा है, तो उसकी भागीदारी कहाँ है? क्या 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 मतलब धर्म के अनुसार उसकी भागीदारी है? बिल्कुल नहीं होगी। धर्म के अनुसार उसकी भागीदारी नहीं हो सकती। तो सवाल ये है कि आपने, अब देखिए जो मंदिर है, तमाम मंदिर जो भारत के हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, उसमें तो 100% का रिजर्वेशन है इनका, नहीं है? उसमें तो कोई यादव, धोबी, नाई, तेली, SC ST OBC खटी कोई बन ही नहीं सकता। धर्म के अनुसार है ही नहीं, 100% हो गया पूरा। दूसरा, अगर हम संग्रहाचार्यों की बात करें, हाँ, संघाचार्य, तमाम जो संग्रहाचार्य हैं देश में, जितने भी चार हैं, क्या 4 संग्रहाचार्य में कोई SC है, OBC है? नहीं, वो कभी सुनने नहीं है ना। तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? धर्म का क्या उनका नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आपने शंकराचार्य में भी टोटल 100% रिजर्वेशन ले रखा है। वहां भी आप आ जाइए कथावाचक पे, धार्मिक जो कथावाचक है, अगर आप कथा, ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो आपकी जाति देखी जाएगी। कब गलती से यादव निकल आया, SC निकल आया, धोबी निकल आया, नाई निकल आया, तो चोटी काट दी जाएगी और शुद्धिकरण होगा, जैसे एटा में हुआ था। तो बोले तो कितना, अब वो तो कथा, मतलब कथा भी सुना नहीं सकता। कथा में भी 100% जो रिजर्वेशन है, ये लिखा लेकर बैठा हुआ है, एक ही आदमी लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर की कमेटी बनती है, ठीक है, आपने यहां तक रख लिया, चलो इसमें धार्मिक भी 100% हो गया। लेकिन जो कमेटी बनी है किसी भी मंदिर की, मैं बाहर चैनल दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो कमेटी बनी है, क्या उस कमेटी में हर जाति के लोग हैं? ये तमाम गली मोहल्ले में जो ये तमाम जो मंदिर है भारत में, बड़े बड़े, क्या उसमें कोई SC ST है, OBC है? ढूंढे से नहीं मिलेगा, ढूंढे से नहीं मिलेगा। सारे एक ही कैटेगरी के मिलेंगे, अपर कास्ट खासकर। तो कमेटी में भी तो मिलेगा ही नहीं, कमेटी में भी हो गया। अब इनका जो सबसे बड़ा संगठन है, जो राष्ट्रवादी संगठन है, जो अपने को देशभक्त कहता है कि हम केवल देश के लिए जीते हैं, RSS। क्या RSS जब से बना है 1927 से आज तक, क्या उसका जो प्रमुख क्या कोई SC ST OBC बना है? ये सवाल है। नहीं, या वो SC ST केवल एक ही काम के लिए कि इनकी शाखाओं में जाएगा, नारे लगाएगा, इनके धर्म को मजबूत करेगा, नहीं ताली बजाएगा, रात दिन इनकी सेवा करेगा, दरी बिछाएगा? क्या उसको अधिकार नहीं है कि एक बार RSS जो अपना चीफ बना दे उसको SC ST OBC को? लेकिन तुम्हारी शाखाओं में, तो इनकी शाखाओं में वही बैठा हुआ है। और अगर देखा जाए इसमें, और उसमें भी एक खास उसका है, खास कैटेगरी का ब्राह्मण होगा अध्यक्ष के ऊपर, खास श्रेणी का। और एक सबसे बड़ा जो सेक्टर है भारत में, स्वास्थ्य है। अगर हम स्वास्थ्य पे बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, स्वास्थ्य पे मैं क्यों कर रहा हूं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो मैं चर्चा कर रहा हूं, तमाम ऐसी चर्चा होनी चाहिए, देशव्यापी पे चर्चा होनी चाहिए। इसमें स्वास्थ्य की बात करें, आप दिल्ली में बैठे हो, जाइए, निकलिए, बोर्ड पढ़िए उनके,
हॉस्पिटल के बोर्ड पढ़ो, नर्सिंग होम के हाँ, बोर्ड हाँ, पढ़ो, क्लिनिक के बोर्ड पढ़ो, कितने परसेंट हॉस्पिटल नर्सिंग होम SC ST के पास है, OBC के पास है। वर्मा जी मिलेंगे, शर्मा जी मिलेंगे, अग्रवाल मिलेंगे, बंसल मिलेंगे, तमाम वो लोग मिलेंगे जो टॉप क्लास के, राइट। आप बिजनेसमैन ले लो भारत में, बिजनेसमैन भी जो है टॉप क्लास में, आप 10 चुन लो, सारे ये मिलेंगे, एक आपको SC ST OBC नहीं मिलेगा। जब आपने सारी चीजों पे तो कब्जा कर रखा है, बिल्कुल ठीक है, सारी चीजों पे, और आबादी आपकी 15% है, यही है ना, 15% की आबादी है और कब्जा आपने पूरे देश के संसाधनों पे कर लिया, तो आप किस मुंह से कहोगे कि आप आरक्षण के खिलाफ? आप कैसे आओगे पब्लिक में? ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा मैं है। कहा नहीं, पब्लिक में कैसे आओगे? हम तो कहते हैं कि इस पे आंदोलन हो, बड़ी बहस हो, ठीक है, और बैठ जाओ आमने सामने, ठीक है। जो OBC 62% देश में है और वो 27% पे संघर्ष कर रहा है, 27% संघर्ष, बिल्कुल, और जो SC ST 27 मतलब 27% है और उसको आपने 15% 15-21% पे छूट दिया, SC ST को 21% पे छूट हाँ। दिया, और उस पर भी आपने NFS लगा दिया हाँ, कि एक जो पीछे के दरवाजे से आप उसकी नौकरी बंद करोगे, ठीक है, आप लिख दोगे नॉट फाउंड सुटेबल, यानी ये इस नौकरी के काबिल नहीं है, और फिर आप जो है उसमें अपने आप ले आओगे। और सवाल ये कि एक खेल खेला है इन्होंने EWS का कोटा 10% वाला, वो बहुत खतरनाक है, और मैं तो सबका विरोध करता हूँ। जिस पार्टी ने उसको समर्थन करा ना पार्लियामेंट में, उसने संविधान के पीठ में छुरा घोंपा है और संविधान की आत्मा पे हमला किया। 10% EWS का हमला है, क्योंकि रिजर्वेशन कोई गरीबी मिटाने का हथियार नहीं है, वो एक सामाजिक न्याय की प्रणाली था कि जब इनको SC ST को OBC कम मिलेगा तो इनका समाज में जो इनके साथ भेदभाव है वो दूर होगा और ये इनको एक इंसान समझा जाएगा। आज भी दफ्तरों में लोग जात छुपा के नौकरी करते हैं, SC ST कहीं ना मेरे साथ मतलब जातिवाद ना हो जाए, जातिवाद ना, और होता है वो यूं छुपाता है क्योंकि वो उसका सरनेम लग जाता है, वो उसे पता है कि सामने वाला जो बॉस है उसकी जाति देख कर बात करेगा। तो ये, और 10% में क्या है, क्या क्राइटेरिया? आपने 15% होने के बावजूद तमाम संसाधनों में आपने 99% ले रखा है, 90% ले रखा है, बिल्कुल। उसके बाद भी आप EWS ले आए, यानी 15% की आबादी 10% का EWS ले आए, हाँ। और उसमें भी क्या ग्रांट, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। क्या है वीकर सेक्शन? भारत के संविधान में अगर वीकर सेक्शन देखा जाए तो सीधा सीधा है, अगर मैं अपना सर्टिफिकेट बनवाऊंगा इकोनॉमी वीकर से तो मेरा 2.5 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए साल की, बिल्कुल साल की। लेकिन सरकार क्या लेके है, क्या लेके है सरकार? 60,000 रुपए महीने कमाने वाला EWS में आएगा, और जिसपे 200 गज का प्लॉट भी हो। बड़ी अच्छी बात, यानी 60,000 महीने कमाने वाला EWS बना दिया इसी देश ने, इन्हीं लोगों ने, और जो 85% है उसको 2.5 लाख का देना पड़ेगा। यानी पूरा का पहले तुम सब कुछ ले बैठे हो, नहीं है, और उसके बाद जो और था आपने 10% EWS कोटे से वो सारा ले लिया, यानी 60,000 में सारे लोग आ गए। तो 60,000 वाला गरीब कैसे हो गया जी? कौन समझाएगा? तमाम पार्टियां दोषी है, वो तमाम, जो BSP ने सबसे पहले उंगली उठाई और हमने तब भी विरोध करा था, इस संविधान की हत्या करा रहे, क्योंकि आपकी बारातें जो रोकी जाती हैं, आपके जो मुंह पर मूता जाता है, घोड़ी से उतारा जाता है, आपको बंधक बनाया जाता है, आपका मुंह काला करा जाता है, आपकी चोटी उखाड़ी जाती है, वो गरीबी देखकर नहीं उखाड़ी जाती, वो किसी गरीब ठाकुर का, किसी गरीब ब्राह्मण का, किसी गरीब उसका बनिए का नहीं उतारते, नहीं, उसकी बारातें शान से निकलती है। अगर देखी जाती है तो जाति देखी जाती है, और जाति में यह देखा जाता है कि घोड़ी पे कौन बैठा हुआ है। तो क्या इस देश में ये कबूल करेंगे लोग? हम कह रहे हैं कि जो
27-21% है, वो भी ले लो आप, तमाम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, आप ले लीजिए। आप 1 साल वो जीवन जी के देखो जो तुम इन लोगों को मजबूर कर रहे हो। आज भी हरियाणा में, उत्तराखंड में, गुजरात में, ये ऐसे स्टेट है कुछ जहां पे आपकी जाति देख के आपको मकान खरीदना पड़ता है, आपको रूम नहीं मिलेगा, आपकी जाति पूछेंगे, आपके दरवाजे बंद है। आज भी सोसाइटी में देखे जाते हैं। और ये जाति किस मुंह से बात करेंगे, किस मुंह से ये जाति आरक्षण की बात कर रहे हैं? क्या इस काबिल है ये लोग? मतलब ये सब आरक्षण का तो विरोध हो रहा है, मगर जाति का विरोध बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि वो है क्या ना, वो जालिम लोग हैं। आरक्षण का विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई हैं, जिन्होंने जातियां बनाई है। और जातियां बनाई है इस मानवता की हत्या करने के लिए, इस इतने बड़े समुदाय को, SC ST OBC समुदाय को जानवर बनाने के लिए। और तमाम ये लोग हैं उसके जिम्मेदार नहीं, जिन्होंने ये, और मोहन भागवत ने तो कबूल भी करा 4 साल पहले। उन्होंने कहा है, मोहन भागवत जी ने, कि जाति बनाने वाले ही ब्राह्मण लोग हैं, पंडितों ने बनाई है। और ग्रंथों में जो भी ग्रंथ लिखा हुआ है वो सब पंडितों ने लिखा है। और देश गुलाम भी रहा है तो केवल इस जातिवाद की वजह से रहा, इनकी वजह से रहा। इन्होंने जातियां बनाई तो देश गुलाम रहा। आज गुलाम क्यों नहीं हो रहा देश? क्योंकि आज जो है हर आदमी फौज में बैठा हुआ है। आप, मैं बड़े जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ है आप घोटालों की लिस्ट उठा, तमाम जो घोटाले हुए हैं, तमाम घोटाले देख लीजिए किसने करा है, उसमें भी ये नंबर 1 है। और जो देश से पैसा लेके भागे ना ये लोग, क्या कोई SC ST गया है क्या? माइनॉरिटी गया है क्या? OBC भागा है क्या? अरे ये लोग भागे हैं, ये तो वहां भी नंबर 1 है। ये तो देश को लूटने में भी, आप जासूसी में करा लो। पाकिस्तान के लिए जो जासूसी कर रहे हैं, चाइना के लिए जो जासूसी कर रहे हैं, अमेरिका के लिए जो जासूसी कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? निकालो, RTI डालो, हमारे पास तो सब कुछ है। मगर इन पे कभी हिंदू आतंकवादी का तबका नहीं लगता, क्यों? कौन लगाएगा? मीडिया में यही लोग बैठे हुए हैं, लगाएगा कौन? हमने कहा 99% मीडिया में यही लोग हैं, तो लगाएगा कौन? नहीं। जो जासूसी कर रहा है देश के लिए, वो हिंदू है तो हिंदू आतंकवादी होना चाहिए, हिंदू आतंकवादी होना चाहिए। नाम बताओ ना उसका जाति का टाइटल बताइए, उसके क्या लिखा हुआ है नाम के आगे? जो खुद पे बात आएगी तो ये छुपा लेंगे। हाँ, वो चक्कर क्या? मुसलमान हुआ तो वो तो टारगेटेड है, मैंने बताया नहीं, टारगेटेड है। तो सवाल ये कि हम तो चाहते हैं कि आरक्षण पे बहस हो, तगड़ी बहस हो। इस OBC को भी पता होना चाहिए कि तेरी आबादी, तू केवल मंदिरों में भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है, तू सत्संग में केवल दान पेटी या भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है, कथा सुनने के लिए नहीं है, तू सुना भी सकता है, तेरे अंदर काबिलियत है, नहीं है? तू खाली दान के लिए नहीं बना है, तू रैलियों के लिए नहीं बना है, तू कथा सुनने के लिए नहीं बना है, नहीं है? तू ये सुनाने के लिए भी बना है। अपना अधिकार मांगना चाहिए। तो OBC तो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। देखिए क्या है, OBC चुप नहीं बैठा है, OBC धीरे धीरे आत्मा जाग रही है। जब अधिकार छीनते हैं ना, जब एजुकेशन नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं, तो आप एक चीज को कब तक परोस सकते हो? हर चीज में आप धर्म को आगे नहीं कर सकते, हर चीज में नहीं कर सकते, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो सवाल ये कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये केवल इसलिए थी कि जिन लोगों को इस देश में जीने का अधिकार नहीं था, इंसान भी समझा जाता था, उनकी महिलाओं को बड़ा शोषण होता था, उनका बहुत शोषण होता था। तो एक बराबरी के लिए, जो गैर बराबरी थी, इसको बराबरी करने के लिए विद्वान लोगों ने एक दायरा तय किया, हम इनको एक उसमें दायरे में लेके आएंगे। और आज भी अगर CJI पे जूता फेंक दिया जाता है, नहीं, तो क्या है वो जाति देख के फेंका। आज भी एक SDM को अगर गालियां दे रहे हैं, आज भी एक पुलिस वाला जो SP को अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी, तो जाति देख के, नहीं। तो सवाल ये कि जाति तो जा ही नहीं रही ना, इनके दिमाग में से वो गंदगी जो भरी हुई है, जातिवाद का जो जहर है, वो तो निकाल नहीं पा रहे। आरक्षण पे उंगली उठा रहे। पहले आप इंसान बनो, करो बहस। देश का जो मुख्य मुद्दा एक जातिवाद को खत्म करना होना चाहिए था, मगर ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जातिवाद को नहीं करना चाहते। बता रहा हूं ना, जातिवाद से क्या है, इनकी दुकानें चलती है। जातिवाद से दुकानें चल रही है इनकी। जातिवाद आज खत्म कर देंगे,
रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, जो अमेरिका ने किया, जो अफ्रीका ने किया, क्या जरूरत है वहां पे? सरकार भी तो जनरली है। मैंने कहा नहीं, बैठे कौन लोग हैं? आज से आप प्रधानमंत्री की लिस्ट उठा लो ना, देश आजाद हुआ है और आज तक कितने प्रधानमंत्री एससी बने, जरा बताइए। माइनॉरिटी कितने बने, ओबीसी कितने बने, बताइए ना। राष्ट्रपति कितने बने, ओबीसी, एससी, एसटी। अरे राष्ट्रपति की तो सुरक्षा में जो गार्ड होते हैं ना, उनको भी साफ इंस्ट्रक्शन है कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी नहीं आ सकता। क्या है तमाम इस हम भी करें। इन लोगों ने चर्चा छेड़ी है, आए रोड पे बैठे, आमने सामने बात करें। नहीं, पहले अपना दायरा तो देखो तो तुमने कितना कब्जा किया हुआ है, फिर बात करो। सवाल ये कि कुछ लोगों को ना अपनी राजनीतिक रोटियां से कुछ नहीं है, उनके ना आगे पीछे पब्लिक है ही नहीं, उनके पीछे नहीं है। 4 लोग बैठेंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे, बकवास करके चले जाएंगे, रूट पर नहीं आना। नहीं, जमीन पे उतरो, अपने गिरेबान में झांको और देखो क्या तुम इंसान कहलाने के लायक हो। अगर तुम्हारे अंदर जातिवाद का जहर है, तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम बीमार लोग। जबकि सरकार चाहे तो झटके में जातिवाद खत्म कर। सरकार का काम नहीं होता है, ये लोगों का काम है, सामाजिक संगठनों का काम है। सरकार कभी नहीं कर सकती। सरकार तो वो बिल लाएगी ना भैया, आज से कोई जातिवाद नहीं करेगा, ये जातियां ही खत्म कर दें। मैंने कहा सरकार बिल लेकर आएगी, वो गिरा देंगे सरकार को। अच्छा, कहीं ना कहीं सरकार मजबूत। अरे उनका तो जातिवाद से तो उनका वही चल रहा है। जाति बढ़ा सकती है सरकार, पर खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है, नेताओं का जो है, वो जाति पर है। क्या वो किसी भी जाति का नेता है, वो अपनी अपनी जातियों को साध रहा है, फिर उनकी बात कर रहा है, तो वो नहीं जा सकता। ये तो जो सामाजिक संगठन है, जो हमारे वो ही आगे आए, वो इस पर काम करें, तभी देश का कुछ हो सकता है। चलते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एक आरक्षण पर चर्चा की है और जातिवाद पर चर्चा की है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि इस देश में आरक्षण भी खत्म होना चाहिए और जातिवाद भी। और जाति के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है एक समानता लाने के लिए, मगर कुछ लोग पूरा कब्जा करके बैठे हैं और उसके बावजूद भी जातियां खत्म नहीं करना चाहते, वो खत्म करना चाहते हैं आरक्षण। तो जिस तरीके से आज हमने अपनी चर्चा करी है, वो क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, क्योंकि ये देश का गंभीर मुद्दा है। इसलिए हमने डॉक्टर साहब को यहाँ पर बुलाया है। ऐसे गंभीर जो मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। और आपको हमारी जो बातचीत है वो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। नमस्कार।